तो लास्ट क्लास में हमने ये जो लास्ट लाइन पढ़ा था कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इनिशियली स्लो and then become fast after some time because one of the product carboxylic acid behave as auto catalyst, ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, इस वजह से ऐसा होता है। ये हमने लास्ट क्लास में। अब आज का टॉपिक, पहले इन्हीं से रिलेशन, यानी आप यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ रहे क्या, तो द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड gives aspirin। ध्यान देंगे, एस्पिरिन इज अ पेन किलर लाइक डिस्प्रिन। तो एसिटाइलेशन का मतलब सिंपल वे में इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, इंट्रोडक्शन CH3CO। तो हमने कहा एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड किसे कहते हैं? COOH एंड OH। हम इनका एसिटाइलेशन कर रहे हैं CH3O एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में। हमारा रिएक्शन अल्कोहल का है, इसलिए एसिटाइलेशन इस पर होगा, इस पर नहीं। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, एसिटाइल ग्रुप यहां से हट करके एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। मतलब हम इनका एसिटाइलेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा OCOCH3, दैट इज एस्पिरिन। और एस्पिरिन का दूसरा नाम है हमारा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और साथ में निकले क्या, तो CH3COOH। आप ऐसे समझ लो, इसे हम बार बार नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, आप खुद दिमाग लगाया करो। ये स्ट्रक्चर है इसका, तो ये पोर्शन बाहर निकल जाता है इनके साथ रिएक्शन में, तो OCOCH3 जुड़ गया। वो तो पहले से है और COCH3 एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना या कंबाइंड होना एसिटाइलेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत कहना कि सर समझ नहीं है। तो ये थे हमारे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल का क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब तक हम पढ़ रहे थे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अब हम आते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, अब इधर का पार्ट टूटेगा। शुरू में ही हमने बताया था कि अल्कोहल दो तरह से रिएक्ट होते हैं, एक OH टूटेगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल, और अगर CO टूटेगा तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल। एस्पिरिन का IUPAC नेम क्या होगा? ये हो गया एसिटाइल, मतलब ये सिंपल वे में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड, ये हाई प्रायोरिटी है। ये हमारा ROCOCH3, तो OCOCH3 है एसिटोनाइल बेंजोइक एसिड, वो साथ में है COCH3 एसिटाइल, और ये एसिटोनाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अब क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, अब CO बॉन्ड टूटना है, तो इसमें बहुत सारे रिएक्शन है। पहला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। तो ये क्या देगा? इट गिव्स एल्काइल हैलाइड, इट गिव्स एल्काइल हैलाइड। सिंपल रिएक्शन, हमने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन में पढ़ा था, याद करो। पहला प्रिपरेशन का पहला रिएक्शन हमने यही पढ़ा था कि HCl से ZnCl2 के
साथ में रिएक्ट करते हैं। हमने कहा था इसे हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, याद करो। और इन दोनों के रिएक्शन में हमारा वाटर निकलता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। हेलो एल्केन हेलो एरिन का पहला रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन हमने यही पढ़ा था। तो एक चीज याद रखो कि कभी भी तुम किसी का प्रिपरेशन पढ़ते हो तो वो किसी ना किसी का प्रॉपर्टीज भी तो बन जाता है। अब जैसे ये रिएक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ तुमने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट किया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टीज भी तो हो गया। हमने वहां पर इसे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन में पढ़ा था, लेकिन यही रिएक्शन यहाँ के लिए अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी भी तो हो गया। तो जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो मुझे दो जगह काम आ जाता है, एक जगह प्रिपरेशन में तो दूसरे जगह प्रॉपर्टीज में। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ रखा। इसे हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, इन दोनों के मिक्सचर। अब इन पर ल्यूकास टेस्ट भी बन जाता है, इन पे ल्यूकास टेस्ट भी बन जाता है। मतलब कि तुमने ल्यूकास रिएजेंट यानी मेनली तो HCl से रिएक्ट करते हैं, वाटर निकल जाता है, हैलोजन जुड़ गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो ये ल्यूकास टेस्ट कैसे? क्योंकि ये रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ अलग अलग रिएक्ट करता है। टर्शियरी के साथ बहुत आसानी से, सेकेंडरी के साथ थोड़ा मुश्किल से, और प्राइमरी के साथ नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, टेम्परेचर लगाना पड़ता है। अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो ल्यूकास टेस्ट का मतलब, पहले ध्यान से यहाँ एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में समझ ले कि मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में हमने अल्कोहल डाल रखा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। मुझे नहीं पता किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्शियरी। और इन तीनों में एक एक करके हमने ल्यूकास रिएजेंट को डाला, एक एक करके, जिसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाए। टर्बिडिटी का मतलब क्लाउडीनेस पिक्चर, व्हाइट फिल्म्स। हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है बीकर में। मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री है। हमने तीनों में ल्यूकास रिएजेंट डाला, जिसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाए तो समझना वो 3 डिग्री अल्कोहल है, जिसमें कुछ समय के बाद टर्बिडिटी आए तो समझना कि 2 डिग्री अल्कोहल है, और जिसमें रूम टेम्परेचर पर आए ही ना, हीटिंग इफेक्ट करने के बाद टर्बिडिटी आए तो समझना वो 1 डिग्री। इस तरह से इसे हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। तो सीधी सी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्कोहल रिएक्ट with Lucas reagent to give turbidity, वो टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करेगा। नहीं आया समझ? कोई चिंता नहीं, अभी हम समझा देते। आपने अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट किया। टर्बिडिटी का मतलब जैसे कि कोई कलरलेस लिक्विड है वो मिल्क की तरह हो जाए, कलरलेस लिक्विड है मिल्क की तरह हो जाए अगर हम HCl डालते हैं तो, ठीक है ना? क्योंकि क्लोरीन व्हाइट होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटायन मोर स्टेबल है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 डिग्री कार्बोकटायन मोर स्टेबल है, वो आसानी से OH रिमूव करेगा, इसलिए 3 डिग्री का रिएक्टिविटी हाई होगा। हमने हेलोएल्किन हेलोएरिन के समय भी बताया था। तो अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट टू गिव इमीडिएट टर्बिडिटी,
सो टू गिव टर्बिडिटी इसमें लिखेंगे 3 डिग्री गिव्स, अभी हम बताएंगे 3 डिग्री गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी, और 2 डिग्री gives turbidity after some time, 2 डिग्री gives turbidity after some time। एक सेकंड, हाँ हेलो, नमस्ते, हाँ बोलो बाल। तो हम तो संडे को बुलाए थे ना तुम्हें। अच्छा, तो MWF में हमारा कोचिंग बंद रहता है, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। अच्छा, ठीक है ना, पहले तुम मुझसे मिलोगे जानेंगे तब तो किसे हम वापस कर रहे हैं, फिर उसके बाद में। ठीक, ठीक। हाँ, तो हमने कहा 3 डिग्री गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी, 2 डिग्री गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम and 1 degree gives does not gives at room temperature, does not gives at room temperature। कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आया, उनके लिए ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो और ये हेलाइड जो बन रहा है, पर्टिकुलरली क्लोराइड, हम इनकी बात कर रहे हैं। क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, क्लोरीन व्हाइट टर्बिडिटी देता है जब ये हेलाइड बनेगा। तो आपने अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डाला तो रिएक्शन हो गया, कौन आसानी से करेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री। हमने उसी को समझाया कि मेरे पास 3 बीकर है, तीनों में अल्कोहल है, तीनों में अल्कोहल है, मुझे नहीं पता किसमें कौन सा अल्कोहल है। हमने तीनों में ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, ल्यूकास रिएजेंट। जिस अल्कोहल में तुरंत रिएक्शन हो जाए, इमीडिएट टर्बिडिटी देने का मतलब तुरंत रिएक्शन हो जाए, समझ लेंगे वो 3 डिग्री अल्कोहल है। जिसमें कुछ देर के बाद टर्बिडिटी आया, मतलब कुछ देर लगा रिएक्शन होने में, तो उसे हम सेकेंडरी बोलेंगे। और जो नॉर्मली रिएक्ट हुआ ही नहीं, उसे रिएक्ट होने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ी, तो उसे हम 1 डिग्री बोलेंगे। वही हमने लिखा कि अल्कोहल से ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट तो होता है, लेकिन कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट होता है, तो 3 डिग्री जल्दी रिएक्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है तुरंत कह दो, ज्यादा लेट नहीं, लेट हो रहा, ना समझ आया हो तो तुरंत कह दो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, विद फॉस्फोरस एलाइड, विद फॉस्फोरस एलाइड, विद फॉस्फोरस एलाइड। अब फॉस्फोरस एलाइड है तो दो बातें हैं, फॉस्फोरस एलाइड है तो दो बातें हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप लोग जवाब नहीं देते हो। याद करो, हम रिएजेंट बदलते हैं, एक जगह आपने पढ़ा है PCl5, एक जगह PCl3, हम PBr3 भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, हम PBr5 भी ले सकते हैं। आप कुछ भी लो, बनेगा तो हेलाइड ही, CH3CH2Cl और CH3CH2Br। इनका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप में से कोई बताएगा? PCl5 के साथ साइड प्रोडक्ट कौन बोलेगा जल्दी? PCl3 के साथ साइड प्रोडक्ट POCl3, बिल्कुल सही जवाब।
इनका H3PO3, इनका POCl3, बिल्कुल सही जवाब। तो ये सब आपको तुरंत जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हम ये रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में, इसलिए इन सब बातों को आपको तुरंत जवाब देना है। तो क्या उम्मीद करें, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में हमने दो रिएक्शन पढ़ा, एक रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड और दूसरा रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। दोनों ही केस में एल्काइल हैलाइड बनते हैं। हम आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। खैर ये रिएक्शन तो पहले भी हो चुका। अब डिहाइड्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन किसका? तो अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो सीधी सी बात है, अल्कोहल से अगर हम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अगर हम अल्कोहल से वाटर हटा देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? सीधी सी बात है, एल्कीन मिलेगा। तो इट गिव्स एल्कीन, इट गिव्स एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, यानी कि कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड यानी कि कैटलिस्ट। तो फिर वही बात है कि सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों है, तो यहाँ भी वही बात। आप जब भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन करोगे तो 3 डिग्री आसानी से रिएक्ट होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, क्योंकि आपका रिएक्शन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड का है। आपका रिएक्शन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड का है, और क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में तो ऐसा ही होगा जैसे कि हमारे पास ये है। हम यहाँ जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो कार्बन कैटायन वाली बात नहीं बोलते हैं, लेकिन इस वक्त हम इसे तोड़ रहे हैं ना, इसे तोड़ने का मतलब प्लस माइनस कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये जो हम कार्बोकैटायन वाली बात बोल रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये बात हम क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में नहीं बोल सकते, ये बात हम क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में सिर्फ बोल सकते हैं। इसलिए ये बात भी याद रखना, आपका टॉपिक चल रहा है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, इसलिए ये बात यहाँ रिपीट होती है कि तो यहाँ पर कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे तो एल्कीन बनेगा। कैटलिस्ट यानी प्रोटिक एसिड H+ को कहते हैं, जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करे वो प्रोटिक एसिड। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में तो 3 डिग्री आसानी से डिहाइड्रेट होगा, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो जैसे कि अगर हम एक CH3CH2OH, इनका हम डिहाइड्रेशन करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे डिहाइड्रेशन हो रहा? तो जब भी किसी अल्कोहल को किसी प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में आप हीट करते हो, प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में आप हीट करते हो, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल CH3OH और टर्शियरी अल्कोहल CH3C, CH3 और CH3OH, आप इनके प्रेजेंस में इसे हीट करते हो तो इन तीनों में ये आसानी से रिएक्ट होता है। इसे स्ट्रॉन्ग एसिड हाई टेम्परेचर की जरूरत है, 100% कंसंट्रेशन, ये 85% कंसंट्रेशन में भी रिएक्ट हो सकता है और कम टेम्परेचर पर भी। और टर्शियरी की बात करें तो 20% प्रोटिक एसिड, चाहे H3PO4 ही क्यों ना ले लो, H2SO4 भी यहाँ लिख सकते, और भी कम टेम्परेचर, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। होगा क्या, वाटर निकलेगा OH और H, OH और H वाटर निकला, मुझे क्या मिला? एल्कीन।
तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि प्रोटिक एसिड यानी H2SO4 इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के लिए ये जो रिएजेंट है इसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। हमें खुद समझना होगा कि अगर अल्कोहल पे ये प्रोटिक एसिड रखा गया, कंप्लीट द रिएक्शन देगा और आपसे बोलेगा दिस गिव्स व्हाट, तो तुम्हें तुरंत सोचना पड़ेगा कि दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पर वाटर निकलेगा, यहाँ डिहाइड्रेशन होगा और इसमें आसानी से होगा, इसमें थोड़ा मुश्किल से, इसमें और भी मुश्किल से, लेकिन बनेगा एल्कीन ही, बनेगा एल्कीन ही, क्योंकि वाटर निकलेगा OH और H निकला, बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ OH और H निकला, बीच में डबल बॉन्ड प्लस वाटर। दैट इज डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। तो किसी भी अल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वाटर का रिमूवल होगा, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, और बना एल्कीन। तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन इससे क्या पता चला? ऑर्डर इक्वल्स टू 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन मोर देन 2 डिग्री विच इज मोर देन 1 डिग्री। और ऐसा क्यों, कारण पूछेगा तो एक लाइन में जवाब, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? तो वेरी सिंपल, अल्कोहल को इनके प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वाटर निकला। सर आपने इंपॉर्टेंट क्यों लिखा? क्योंकि इसका मैकेनिज्म पढ़ना, इसलिए इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी हमने एक पढ़ा था, अब अगला मैकेनिज्म ये, इनके मैकेनिज्म भी। तो मैकेनिज्म में क्वेश्चन क्या पूछेगा, थोड़ा घुमा कर पूछ सकता है। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल टू एल्कीन, ऐसे पूछेगा। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, अल्कोहल टू एल्कीन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मेनली ऐसे। तो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म क्वेश्चन, आप रिएक्शन आपके सामने है, एज इट इज पहले की तरह, पहला स्टेप। इसका वर्क क्या है? तो H2SO4 H प्लस प्रोवाइड करेगा और प्लस HSO4 माइनस। ध्यान से देखना ताकि एक ही बार में समझ आ जाए, वैसे दोबारा पूछोगे बताएंगे, लेकिन ध्यान से। अब ये इसे अटैक करेगा, ये इसे अटैक करेगा, तो ध्यान से CH3 CH2OH और प्लस H प्लस, इस पे लोन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये H प्लस इससे जुड़ेगा, लेकिन एरो दिखाना पड़ता है किधर, तो लोन पेयर या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो दिखाना पड़ता। तो मुझे क्या मिला, CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। मुझे ये दिखाना पड़ता। ठीक है, अब इसलिए रुक रुक कर बता रहे हैं। तीसरा स्टेप, इसका स्ट्रक्चर ओपन करो। CH3 CH2OH और H, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिल्कुल, क्योंकि तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। आप जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यूज करके बॉन्ड बना रहे हो तो वो कोऑर्डिनेट ही हो, वो तो कोऑर्डिनेट ही होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अब ऑक्सीजन पे यहाँ पर 3 बॉन्ड आ गया,
ऑक्सीजन अनस्टेबल, ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन अनस्टेबल। अब ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए अपने आप को अलग करेगा। 1 सेकंड रुक जाना, 1 सेकंड केवल रुक जाना, कुछ दिखाना है इसलिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे चारों मैकेनिज्म, 8 मैकेनिज्म है, तो आपका इसका उसमें उसका इसमें चला जाएगा। इस पॉइंट को पहचानो, इस पॉइंट को पहचानो और इसे पहचानो, दोनों सेम है। जब आप सारे मैकेनिज्म पढ़ोगे तो हौच पौच होने लगेगा, उसी को समझाना। इस वक्त इसके पास वाटर है, हमारे पास रिएक्शन में वाटर है और एसिड भी है। इस वक्त इसके पास वाटर है, इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने हाइड्रोजन हटाया। सेम पॉइंट यहां पर है, इस वक्त इसके पास वाटर नहीं है, इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये खुद ही अलग हो जाता है। क्योंकि पढ़ते समय तुम्हें लगेगा कि अरे यार ऐसा लग रहा है, कभी ये हट रहा है, कभी वाटर हट रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज मतलब आना चाहिए कि आखिर सेम रिएक्टेंट कभी H हटाता है, कभी H2O हटाता है, ऐसा क्यों? सेम रिएक्टेंट, इस वक्त ये हाइड्रोजन हटा रहा है क्योंकि सामने में वाटर है, इस वक्त वाटर नहीं है, इसलिए पूरा वाटर ही अलग हट जाएगा। इसलिए हमने ये कंपैरेटिव करके आपको समझाया, ताकि पढ़ते समय जब दोनों मैकेनिज्म टकराए तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर की मर्जी है क्या, कभी भी कुछ हटा देते हैं। हाँ, बच्चे बोलते हैं ना कि सर जी आपका क्या है, आप तो कुछ भी हटाकर कुछ भी जोड़ दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एल्कीन से अल्कोहल था, ये अल्कोहल से एल्कीन है, इस वजह से, क्योंकि वहां वाटर था, यहाँ वाटर नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ये पॉजिटिव, अब ये अनस्टेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये स्टेबल होना चाहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन याद। तो जैसे ही ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एल्कीन बनाता है और H प्लस तुरंत ये कैप्चर कर लेता है, इसलिए एल्कीन में ही रह जाता है। क्यों? इसका हाइड्रोजन जो हमने बार बार यूज किया है, वो बेचारा बैठा हुआ है अपने हाइड्रोजन को कैप्चर करने के लिए। हमने दोनों बातें कही, लेकिन ये जो हमने आपसे अभी अभी कहा है, इन पे ध्यान देना। इसी चैप्टर में 2 मैकेनिज्म है, एक एल्कीन से अल्कोहल और एक अल्कोहल से एल्कीन, और दोनों में ये पॉइंट रिपीट होता है। तो एक के केस में हाइड्रोजन दे करके अल्कोहल बना लेता है और एक के केस में वाटर हटा करके कार्बोकटायन बनाता है, क्योंकि उसके सामने वाटर था H प्लस लेने के लिए, इसके सामने वाटर नहीं, इसलिए ये H प्लस हटा रहा है। फिर भी पूछ रहे हैं, जिन्हें दिक्कत है बोलेंगे जरूर कि हाँ सर मुझे समझ नहीं आया, एक लाइन हिंदी में। जिन्हें कोई भी दिक्कत है बोल दीजिए। कोई दिक्कत? देख चुके हैं, हम आगे चलें, तसल्ली से आपको पूरा टाइम भी देते हैं ताकि आप देखो, तुरंत पेज भी नहीं पलटते। इनमें से किसी को कुछ भी पूछना है तो जल्द से जल्द बोल दीजिए। सब कुछ आपके सामने है, प्रॉपर मैकेनिज्म।
अब आगे चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक में हैं तो तुम्हारे दिमाग में रखना है सिर्फ दो ही पॉइंट, या तो दोनों सेपरेटली होगा, दोनों एक साथ होगा, रिडक्शन की तरह, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन हटेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, या दोनों एक साथ होगा, सीधी सी बात। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देना, एक पेज पलट देते हैं। एक साथ मतलब कि 4-5 रिएक्शन है, 2-3 इधर हो जाता, 2-3 उधर हो जाता तो समझ नहीं आता, इसलिए सबको एक साथ करना चाहिए। तो ध्यान देना इधर, हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2OH, हमारे पास अल्कोहल, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया। रिएजेंट की बात बाद में करेंगे, अभी सिर्फ पहले ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का साइन। ऑक्सीडेशन किया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट गया, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, मुझे क्या मिला, तो CH3CHO, अल्कोहल से एल्डिहाइड। हमने फिर इसका ऑक्सीडेशन किया, इस बार क्या होगा, इस बार ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इस बार ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो CH3COOH, यानी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब याद रखना कि ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन में कि एल्डिहाइड वाले चैप्टर और कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर दोनों में ये देखने को मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट। तो सर हमें कहाँ जाना है, तो सीधी सी बात है, यहाँ जाना है या यहाँ, रिएजेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा, जैसे CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मुझे यहीं तक जाना है तो हम पैसेंजर ट्रेन पकड़ के चलेंगे, हमें थोड़ी दूर जाना है, स्टॉपेज तो यहाँ हो लेकिन यहाँ रुके नहीं, सीधे यहीं रुके, तो हम शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ लेंगे, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो यहाँ रुकेगा ही नहीं, सीधे यहीं जाएगा। तो एजेंट के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ता है, जैसा एजेंट वैसा प्रोडक्ट, जहां तक मुझे जाना है वैसा हम रिएजेंट यूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो था हमारा प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, ध्यान देना, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो इसमें हमने फिर से CrO3 डाला, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने अभी अभी बताया। अभी हमने पहले स्टेप में क्या कहा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, कीटोन बन गया, कीटोन बन गया, इसमें कार्बोक्सिलिक बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है सेकेंडरी अल्कोहल में, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन ही बनेगा, कीटोन ही बनेगा। एक पॉइंट ये भी ऑक्सीडेशन में। एक और रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट, मान लो कि अल्कीन या अल्काइन भी हो अल्कोहल के साथ, हमने माना जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल। तो दो बातें होंगी, तो दो बातें होंगी, ध्यान देना, ध्यान से। अगर तुमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, नाम याद रखना, नोट्स में स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ये सिर्फ इसे ऑक्सीडाइज करेगा और कुछ नहीं। माइल्ड ऑक्सीडाइज, यहाँ हम CrO3 भी ले सकते थे, हमने एजेंट बदल दिया। तो मुझे क्या मिला? तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर आपने कार्ब स्ट्रॉन्गेस्ट ले लिया KMnO4, तो आपको तो पता है कि KMnO4 सीधे COOH बनाएगा, तो इसे वो सीधे COOH बनाएगा। लेकिन एल्कीन को भी COOH बनाता है, सिर्फ अल्कोहल को ही नहीं, एल्कीन को भी। इसे बिल्कुल बीचों बीच तोड़ देगा और इन दोनों को COOH बनाएगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है कि MnO4 इतना स्ट्रांग है कि अल्कोहल को तो COOH बना ही देगा, जैसे यहाँ आपने बनाया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सीधे COOH। लेकिन ये डबल बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ देगा, अलग कर देगा और इन दोनों को COOH बना देगा। तो इसे अलग करके अगर ये COOH बना तो क्या मिला? अब ये तो अलग हो चुका है, यानी ये भी COOH, ये भी COOH, तो मुझे क्या मिला? ऑक्जेलिक एसिड। पहचानिए, पहचानिए, जरूरी है क्योंकि ऑक्सीडेशन पढ़ना। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कहना, सर समझ नहीं है। ऑक्सीडेशन समझ आया? ध्यान से, तसल्ली से हर चीज। अब ऑक्सीडेशन के थ्रू डिस्टिंग्विश, अगला टॉपिक, ऑक्सीडेशन के थ्रू डिस्टिंग्विश। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये इतना ही थोड़ा ही है, बहुत तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स थ्रू ऑक्सीडेशन, ध्यान देना। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल, अल्कोहल के बीच डिस्टिंग्विश। तो सीधी सी बात है कि हम अल्कोहल के वेपर को हीटेड कॉपर या सिल्वर पे पास करेंगे तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, एक लाइन लिखेंगे, वेपर्स ऑफ अल्कोहल, जितने भी तरह के हैं वेपर्स ऑफ अल्कोहल्स, पास्ड ओवर हीटेड कॉपर और सिल्वर। ठीक, हीटेड ओवर, पास्ड ओवर हीटेड कॉपर और सिल्वर। तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल भी है, CH3 CH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल भी है, CH3 CH CH3OH। और टर्शियरी अल्कोहल भी है, CH3 C CH3 CH3 और ये OH। तुमने इसे कॉपर के प्रेजेंट या सिल्वर के प्रेजेंस में हीट किया। डिस्टिंग्विश करने के लिए रिएजेंट सेम लेते हैं, टेम्परेचर भी सेम रहते हैं, प्रेशर भी। 573 केल्विन, 573 केल्विन और 573 केल्विन, तीनों में ध्यान देना। तो आपने तो ऑक्सीडेशन किया, तो वेरी सिंपल, इनका ऑक्सीडेशन हुआ यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिव्स, प्राइमरी यानी सीधी सी लिख देंगे बात, 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री गिव्स कीटोन, 2 डिग्री गिव्स कीटोन एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री कीटोन देगा, साफ दिख रहा है। यहाँ से H और यहाँ से H, दोनों जगह से हाइड्रोजन हटा दो, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तुम कार्बन से हाइड्रोजन जरूर हटा रहे हो, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो एल्डिहाइड बना।
एक यहां से एक यहां से कीटोन बना। अब यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन हटेगा कैसे? इसलिए 3 डिग्री के केस में ऑक्सीडेशन नहीं होता। 3 डिग्री undergoes dehydration to give alkene. 3 डिग्री डिहाइड्रेशन करेगा टू एल्कीन, और एल्कीन का फॉर्मेशन यहां से OH और H वाटर हट जाएगा, तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस वाटर। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स थ्रू ऑक्सीडेशन, यानी बाय पासिंग हीटेड कॉपर और सिल्वर। कोई दिक्कत? तो ये था ऑक्सीडेशन, और ये डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्रू अल्कोहल। उम्मीद करते हैं समझ आया। उम्मीद करते हैं समझ आया। बोलना जरूर, जिसे ना समझ आए, समझ आ रहा हो तो चुप करके बैठ जाए, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। लेकिन ना समझ में आए तो तुरंत कहना। तो हमारा अल्कोहल का रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब फिनॉल का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल का रिएक्शन है, रिपीट कर दें इसे, ध्यान देना। डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स हमने कहा। आप क्लास क्यों लीव कर रहे हैं सूफिया बाबू? इसे ध्यान से सुनिए। कहीं जाना है, चलिए जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जाने आने का काम ना करें। अब बस तैयारी में लग जाना है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बाकी लोग इधर ध्यान दीजिएगा। आप ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा एल्डिहाइड बना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा कीटोन बना, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए OH और H डिहाइड्रेशन हो गई। तो जब हम अल्कोहल के वेपर को हीटेड कॉपर या सिल्वर पे पास करते हैं तो 1 डिग्री एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री कीटोन देता है, लेकिन 3 डिग्री डिहाइड्रेट होकर एल्कीन देता है, डिहाइड्रेट होकर एल्कीन देता है। ठीक, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, बहुत सारे रिएक्शन है। सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहे हैं, और आपको पता होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। याद है कि बेंजीन वाला कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है, और इलेक्ट्रोफिलिक में 4 पॉइंट आते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मुझे यहाँ 2 ही पढ़ने, कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सब। और सबसे पहले पढ़ना है नाइट्रेशन, सबसे पहले पढ़ना है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में 2 बातें हैं, तुमने डाइल्यूट से रिएक्ट किया, और याद रखना तुम किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी नाइट्रोशन करोगे तो विद HNO3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये तुम्हारा कैटलिस्ट है। कोई जरूरी नहीं है फिनॉल, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड का जब तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो नाइट्रेशन का मतलब रिएक्शन विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्योंकि ये तो कैटलिस्ट। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर फिनॉल में 2 बातें। फिनॉल में क्या तुमने डाइल्यूट से किया या कंसंट्रेटेड से, ये बात याद रखना। तो विद डाइल्यूट HNO3, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, मिक्सचर ऑफ
ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म, ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म देगा मिक्सर, ठीक। और अगर कंसंट्रेटेड के साथ किए विद कंसंट्रेटेड HNO3, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का मतलब तीनों NO2 एक साथ जुड़ जाएगा, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तुमने HNO3 लिया तो किसके साथ, मतलब रिएक्शन में बताते हैं। हमारे पास फिनॉल है, हमारे पास फिनॉल है। अगर तुमने डाइल्यूट HNO3 लिया तो तुम्हें दोनों का मिक्सर मिलेगा, OH NO2 और प्लस OH और NO2। लेकिन अगर तुमने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो तुम्हें इनका मिक्सर मिलेगा, OH NO2 NO2 और NO2, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। डिपेंड करता है। अब जब अकेला मिला है तो ठीक है, लेकिन जब मिक्सर मिला है तो दिक्कत है। इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्वेश्चन आता है रीजनिंग, हाउ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो मिक्सर कैन बी सेपरेटेड। ये क्यों, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टीम वोलाटाइल होता है, इसलिए डिस्टिलेशन के थ्रू हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश, कैन बी सेपरेटेड, सॉरी डिस्टिंग्विश बोल रहे, कैन बी सेपरेटेड। तो सीधी सी बात है कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल can be separated by steam distillation. कारण तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल, वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत। तो आपने पहला पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा, नाइट्रेशन तो फिनॉल नाइट्रेशन करता है तो दो बातें, डाइल्यूट से या कंसंट्रेटेड से। तो कंसंट्रेटेड में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा पिक्रिक एसिड, डाइल्यूट में मिक्सर मिलेगा और मिक्सर को ऐसे सेपरेट करना। इलेक्ट्रोफिलिक का दूसरा पॉइंट हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन है तो भी दो बातें, तुमने पोलर सॉल्वेंट में किया या नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तुमने पोलर सॉल्वेंट में हेलोजिनेशन किया या नॉन पोलर में। इसलिए फिनॉल का ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि दो दो प्रोडक्ट देता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हेलोजिनेशन, तो इट रिएक्ट विद ब्रोमीन, विद ब्रोमीन। डाइल्यूट कंसंट्रेशन में फर्क क्या है, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में फर्क क्या है, इसमें पानी नहीं है, इसमें पानी है। डाइल्यूट का मतलब ये एक्वस है और कंसंट्रेशन का मतलब इसमें सिर्फ HNO3 है, दोनों में ये फर्क है।
अलग अलग इसलिए हो रहा है कि एक एक करके अटैक कर रहा है, कंसंट्रेटेड है, एक ही बार अटैक कर दिया, आसानी से NO2 जनरेट नहीं हो रहा, जब तक एक अटैच हो रहा है तब तक वो शांत पड़ जा रहा, फिर दूसरा हो रहा, इतना हाईली एक्टिव है कि एक ही साथ तीनों हो जा रहा है। ठीक। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन से रिएक्ट करना, तो हम इसे ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहे हैं। कंडीशन अप्लाई, इट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन, तो इन प्रेजेंस ऑफ, in presence of polar solvent, in presence of polar solvent like chloroform, CH2, etc. In presence of polar solvent to give mixture, mixture of ortho and para, to give mixture of ortho and para, ये मिक्सर देता है, लेकिन विद नॉन पोलर, सॉरी, विद एक्वस ब्रोमीन वाटर, विद पोलर नहीं बोलेंगे, सॉरी, ये लेस पोलर बोलेंगे, यानी नॉन पोलर और नॉन पोलर, क्योंकि CHCl3 जो है लेस पोलर, CH2 नॉन पोलर है। अभी एक बार फिर से बोल लेंगे, ध्यान देना, विद विद पोलर सॉल्वेंट, विद पोलर सॉल्वेंट गिव्स व्हाइट PPT, गिव्स व्हाइट PPT। सर मतलब नहीं समझे, जरा एक बार ध्यान से, तो एक बार जरा ध्यान नजर भी डालना कि हमारे पास फिनॉल है और हम इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, हमारे पास फिनॉल है और हम इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तुमने ब्रोमिनेशन किसके साथ किया? Br2, Br2 ब्रोमिनेशन। अगर तुमने इसका ब्रोमिनेशन नॉन पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर, जैसे CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, और अगर CHCl3 तो वेरी लेस पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ करेंगे तो मिक्सर देगा, यानी उतना हाईली एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट नॉन पोलर है। और अगर ब्रोमीन वाटर में करें, यानी वाटर के साथ, वाटर पोलर है, तो एक ही साथ सब अटैक कर देगा, ब्रोमीन वाटर, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, और यहाँ भी ब्रोमीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल, ये व्हाइट PPT में, व्हाइट PPT देगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। तो ये डिफरेंस को याद रखना है। नाइट्रिक एसिड में दो तरह के प्रोडक्ट, हेलोजिनेशन में दो तरह के प्रोडक्ट, डिपेंड करता है तुमने हेलोजिनेशन किया तो कैसे किया। अगर भूल जाएंगे, सिर्फ एक रिएक्शन याद रखेंगे, तो दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। लेकिन फिनॉल, ऊपर Br2 के नीचे क्या लिखा है? CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन है, सल्फर है, CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, C डबल बॉन्ड एस और डबल बॉन्ड एस, CO2 की तरह बनता है, कार्बन डाई सल्फाइड, इसमें मत समझ लेना, इनके साथ। लेकिन फिनॉल के बारे में कुछ और भी बातें, फिनॉल के बारे में वो क्या कि इन केस ऑफ फिनॉल पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड। क्यों? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, फिनॉल इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन takes place in absence of Lewis acid also, takes place in absence of
लेविस एसिड ऑल्सो, बिना लेविस एसिड ही ये वर्क कर लेता है, इसलिए तो वर्क कर रहा है क्योंकि हैलोजिनेशन हमेशा लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है, लेकिन बिना ये लेविस एसिड का भी काम कर लेता है। फिनॉल जो है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग का मतलब रेजोनेंस के समय नेगेटिव चार्ज डेवलप करना, क्योंकि फ्लोरीन के बाद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑक्सीजन का ही होता है, तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। और हाईली एक्टिवेटिंग होने की वजह से बिना लेविस एसिड का भी ये हैलोजिनेशन कर लेता है। उसके बगैर भी ये कर लेता है। कोई दिक्कत?